बच्चे यार लोग को हटा लीजिए आप, झूठों में परेशान। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। और हिंदी व्याकरण को इस तरह पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से याद हो जाए और आपको कोई भी एग्जाम में बैठे हैं आप आसानी से उसे आप पास कर जाएं। तो चलते शुरू से हम शुरू करते हैं वर्ण विचार। आज क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे तो वर्ण विचार समझेंगे कि वर्ण के टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे, कि मौखिक आधार पर ध्वनि क्या होता है, मौखिक आधार पर क्या होता है, अर्थ के आधार पर वर्ण क्या होता है, वाक्य क्या है, वाक्य क्या है, उसके अलावा पद क्या होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना। उसके अलावा हमको मतलब के आधार पर समझना कि वर्ण मतलब किस तरह के मतलब इसको दर्शाया जाता है वगैरह वगैरह, स्वर की प्रकार कितनी होती है, ये सब चीज़ को हम जानेंगे। तो चलते हैं अपना पढ़ाई की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई तथा लिखित रूप क्या कहलाती है? वर्ण होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जो लिखित रूप से हो, जो क्या हो? लिखित रूप से हो, वो क्या हो? वर्ण होता है। जो लिखित रूप से, भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी भाषा का सबसे छोटी इकाई जो है जो लिखित रूप से हो वो क्या कहलाएगा? वो वर्ण कहलाएगा। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आगे देखिए, जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब जिस ध्वनि के क्या नहीं कर सकते हैं? टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं? वर्ण कर सकते हैं। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। आगे देखिए, कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये बात तो हो गया। जैसे कि क, ख, अ, आ इत्यादि। अब देखिए क अगर है तो हलंत है, क्योंकि आधा क है यहाँ पे। ख अगर है तो आधा है, क्योंकि इसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अ को कोई तोड़ देगा नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वो फिर उसका रूप बदल जाएगा, फिर कोई मायने नहीं होगा। जिसको हम तोड़ देंगे उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो वर्ण है, स्टार्टिंग वही। जिस तरह हम अंग्रेजी में ए बी सी डी पढ़ते हैं और उर्दू में अलिफ बे पे पढ़ते हैं या अलिफ बा करके पढ़ते हैं, तो क्या है? वो एक तरह से हुर्फ तहजी जो है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क जो है, ख जो है, ये क्या है? ये आपका जो है वर्ण है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। आगे देखिए, कहते हैं ध्वनि क्या है। अब ध्यान देने की बात है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो, जो सुनाई दे, क्या करे? सुनाई दे और दिखाई ना दे। क्या करे? सुनाई तो दे लेकिन क्या नहीं करे? वो दिखाई नहीं दे। मतलब सुनाई तो देगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, तो उसे हम ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। अब देखो, ध्वनि हम सुनते हैं कि देखते हैं? ध्वनि को सुन सकते हैं। अच्छा, हवा को हम देख सकते हैं कि सुन सकते हैं? या हवा को सुन सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, क्योंकि हवा साई का आवाज होता है ना जी। तो अगर हम घर में सोए हुए रहते हैं और हवा जो चलती है वहाँ से, हवा चलता है, तो क्या है? कान में आवाज आ गया, लगता है कि हवा आंधी आ गया, है ना। तो हवा को हम सुन भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो ध्वनि होता है, ध्वनि को हम क्या है? सुन सकते हैं लेकिन दिखाई नहीं देख सकते उसको हम। तो ध्वनि, सिंपल सी बात समझिए आप, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगर हम बात करें कि मुंह के आधार पर, मौखिक आधार यानी बोलने के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जो है, जो हम क्या करते हैं? उसे हम ध्वनि कहते हैं। यानी मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब देखिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। क्या है? शब्द। अगर हम बात करें कि अर्थ के आधार पर क्या है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द। मतलब के आधार पे जो है भाषा को अगर हम जानेंगे सब छोटका भाई को, तो वो शब्द है। मतलब के आधार पर क्या है? जैसे आम बोल दिए, मिसाल समझो कि अगर आ लिख दिए, आ क्या है? वर्ण में है, लेकिन यही साथ में मो भी लगा दिए तो मो भी वर्ण है। अब मिसाल तौर पर यहाँ देखिए, अगर आ लिख दिए, ठीक है, आ अलग है, मो अलग है, तो ये कोई शब्द नहीं गिनती। लेकिन जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आम हो गया था। आम से मतलब क्या है? एक रसीला पदार्थ, एक रसीला फल, है ना, जिसे हम चूस सकते हैं, खा सकते हैं। इससे कोई मतलब समझ में आ गया? जिसे कोई मतलब समझ में आ जाए वो क्या कहलाएगा? वो शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझ में आ गया बात आपको? इसलिए अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि भाषा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। आगे देखिए, पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द, यानी वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। यानी जो वाक्य में जो हम बात बोलते हैं, जिसका एक पॉइंट हो, जिसका एक मौजू हो, वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। कहने मतलब ये है, जैसे यहाँ देखिए, राम आम खाता है। यहाँ बताइए, खाने काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम एक पद है। राम क्या है? राम एक पद है, क्योंकि खाने काम राम कर रहा है। अगर राम यहाँ पे सेंटेंस जो है राम है, जैसे फिल्म में हीरो का रोल अहम होता है ना, उस तरह पद में जो है जो माइंड पॉइंट होता है उसका रोल अहम होता है। तो आप कहने मतलब ये कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे राम आम खाता है, इसे पद कौन सा है? तो राम है।
आगे देखिए वाक क्या है। वाक को हम समझते हैं कि वाक होता है तो क्या। देखिए कहने मतलब कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई को, यानी भाषा के सब छोटी इकाई को क्या कहते हैं। अभी तब आप समझ गए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो शब्द होती है, लेकिन भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहेंगे हम, बोलो क्या कहेंगे हम, वाक कहेंगे। भाषा की सबसे बड़ी इकाई को वाक कहेंगे। भाषा की पूर्णतः इकाई वाक है, यानी पूरी बात समझ में जिससे आ जाए सेंटेंस, जिसे हम वाक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से। आप देखिए वर्ण, हिंदी वर्णमाला में वर्ण। अब वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्ण होता है तो क्या होता है, वर्णों के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि हम पहले को अधिक वर्ण विचार, इससे पहले हम भाषा को समझे, अब हम इसके असल जड़ को है ना मौजूद में हम असल में आते हैं कि वर्ण है तो क्या है। तो देखिए वर्णमाला, वर्णमाला क्या, वर्णमाला वर्णों के, वर्णों या ध्वनियों के है ना व्यवस्थित, व्यवस्थित बना होता है लगाते क्रमबद्ध है ना, क्रमबद्ध समूह को, यानी जैसे कि मिसाल तौर पे अ हो गया है ना, आ हो गया, हर्षई हो गया, दीर्घई हो गया, हर्षऊ हो गया इत्यादि, लेकिन लगातार जैसे एक के बाद दो, दो के बाद क्या तीन, तीन के बाद क्या है चार। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहने मतलब वर्णों के, वर्णों या ध्वनियों के, यानी वर्ण हो या उसके ध्वनि हो, वर्णों या ध्वनियों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्ण है, अगर बात करें बैन बोझू का, हिंदी वर्णमाला में तो हम बात कर रहे थे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है यहाँ पे, कुल नहीं, हिंदी वर्णमाला में जो इम्पोर्टेंट वर्ण है वो 44 है। कितने हैं, 44 वर्ण होते हैं। अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट को नाम दिया यहाँ पे स्वर, दूसरा पार्ट का नाम दिया व्यंजन। पहला पार्ट का नाम क्या दिया गया है, स्वर्ण नाम दिया गया है, और दूसरे जो पार्ट उसका नाम दिया गया व्यंजन पार्ट दिया गया। आप देखिए ध्यान दीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, यानी जिन वर्णों का तलफ्फुज की अदाई करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय है ना किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। मतलब अगर हम मान चलो कोई ऐसा आदमी होता है कि एकांशा होता है, हाँ कोई क्या होता है, एकांशा होता है, और कोई होता है किसी से मिलकर काम करता है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि अपना ज्ञान को आपको बांट भी रहे हैं, तो यहाँ पे हम एकांशा नहीं है, क्योंकि अपना ज्ञान को हम बांट भी रहे हैं ना, अगले को तक पहुंचा रहे हैं। और कुछ शब्द उसी तरह शब्द में भी होता है, कोई आदमी एकांशा आता है कि खुद को पढ़ाई खुद के पास रखता है, तो इससे वो नॉलेज नहीं आगे बढ़ पाता है, समझे में ना। तो कहने मतलब ये कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि का सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर जो होता है, स्वर वो एकांशा होता है एक तरह से। स्वर एक बार अकर वाला है, कहता कि देखो तुम्हें जो पड़ेगा मेरा, लेकिन मेरा जो तुम्हें नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि हम क्या है कि हम एक तरह से अलग है, थलग हैं। तुम हमसे लेकर चल सकते हो, लेकिन हम तुम्हें लेकर के हरगिज हाली नहीं लेकर चलेंगे। तो यही चीज है यहाँ कहने मतलब ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, लेते हैं, उसे स्वर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर कहते हैं तो किसे कहते हैं। मतलब क्या आप समझो, मतलब के आधार पर क्या होता है, फेफड़ों से निकलने वाली हवा, फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा के, किसके, जब जैसे अभी हम बोल रहे हैं जो फेफड़ा से आवाज निकलती है ना, जो निकलता आवाज, तो फेफड़ा से निकल रहा हवा बगैर किसी बाधा के, मतलब रुकावट सीधी, है ना, रुकावट सीधी मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। मतलब फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा के, है ना, बिना किसी बाधा के, यानी बगैर किसी रुकावट, यानी है ना सीधे क्या निकले, मुंह से जो निकले, मुंह से जो बाहर निकले, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर कहते हैं। स्वर का परिभाषा आप अच्छी तरह से आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। स्वर की संख्या जो होती है वो 11 होती है। कितनी होती है, स्वर की संख्या है तो 11 है, कुल 11 स्वर का है ना संख्या है, जिसमें से अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, आई, ओ, औ, बस इतना ही स्वर है। आपसे एग्जाम में आएगा कि स्वर संख्या कितनी है, तो आप लिखिएगा 11। इन्हें के 12 अक्षर याद रखा, आप 12 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका। एक अंग आ के यहाँ पे साइड किया गया, अंग आ, अंग जो लिखते हैं तो वो मिला के मिलता, आ जो बनता है मिल के बनता है, समझे। तो व्यंजन में गिनती आ जाएगा, एक तो अयोग्य वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे स्वर को देखना है जो बगैर किसी सहायता की वो खुद में ध्वनि पैदा करे। अब यहाँ पे इसका चिन्ह लिख दिए हैं कि चिन्ह, अ का चिन्ह क्या है, अ का चिन्ह ये सिंबल देख लीजिए, आ के मात्रा को ये सिंबल देख लीजिए, हर्ष की मात्रा ये है, दीर्घ की मात्रा ये है, हर्ष की मात्रा ये है, दुर्ग की मात्रा ये है, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। यही मात्रा आगे चल के शब्द में काम आता है, समझे ना। जब कोई है वर्ण लिखते हैं यही मात्रा आगे से, किसी का नाम कैलाश है, समझिए किसी नाम क्या है, कैलाश, तो क के साथ आई लगेगा तो आई की मात्रा, है ना। अब यहाँ देखिए क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे आई का इस्तेमाल किया। अब आई के देखिए है ना जी, आई को हम यहाँ ले लिए ना, इसको नहीं लिख करके अगर हम आई से लिखते हैं तो के साथ आई से लिख देते हैं, तो क्या है ये देखिए, इसका खूबसूरती भी खत्म है, इसको पढ़ने का मात्रा भी नहीं अच्छा शोभा देता है।
इसलिए इसका जवाब है क्या, मात्रा का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं, इसको मतलब हम काट देते हैं। समझ में आ गया बात आपको? तो यही चीज को यहाँ पे आपको देखना है कि क्या होता है। मात्रा और काल के आधार पर स्वर के कितने 3 भेद है। कितने भेद है यहाँ पे? 3 भेद है। मात्रा के आधार पर और काल के आधार पर स्वर कितने भेद है? 3 भेद है। लेकिन बीपीएससी जो है इसको 2 ही माना गया है, हर्ष और दीर्घ। लेकिन थोड़े के लिए इसको हम यहाँ पे मात्रा और काल के आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पे हम इसको भी लेकर हम चल रहे हैं। पहले क्या है देखिए, हर्ष दीर्घ और प्लुत। हर्ष दीर्घ और प्लुत मात्रा और काल के आधार पर जो है स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद है। हर्ष क्या है? हर्ष को जल्दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसको? जल्दी पढ़ेंगे। और दीर्घ जो होता है, दीर्घ वाला, उसे थोड़ा सा उसको डबल पढ़ना है, डबल थोड़ा खींचना है उसको। और प्लुत जो होता है उसको अधिक खींचना है। जैसे मान चलिए यहाँ पे हम लिख दिए कम। जैसे मान चलिए किसी चीज को हम यहाँ पे जल्दी वाला करें, जैसे क्रिया, यहाँ हर्ष की मात्रा आ गया तो ये ह्रस्व हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम दीर्घ की मात्रा करें तो आप यहाँ पे क के साथ जो है दीर्घ की मात्रा जोड़ करके कीमत, कीमत, देखिए ई हो गया दीर्घ की मात्रा। और इससे अधिक जो मात्रा प्लुत जो मात्रा है, जैसे किसी का है ओम। अब यहाँ देखिए कहने मतलब ये है कि यहाँ ये प्लुत शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे जो हम इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का क्लास आज ही समाप्त होता है अभी, और आगे हम इसके बाद इससे आगे हम फिर पढ़ेंगे।